हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म टारगेट गुरुकुल पर। और जहां आज हम बात करेंगे जूरिस्प्रूडेंस के बारे में। जूरिस्प्रूडेंस का जो पहला लेक्चर है इंट्रोडक्शन पार्ट, नेचर क्या है जूरिस्प्रूडेंस का, इंपॉर्टेंस क्या है जूरिस्प्रूडेंस का, यानी विधि शास्त्र का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उसका नेचर है, हम लोग ने पहला लेक्चर अपना कवर कर लिया है। जो आपके टारगेट गुरुकुल बैच जो ऐप है उसमें हमारा बैच है सारथी बैच, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, एज वेल एज यूट्यूब पे भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो अगर आप ये डायरेक्ट पहला जो पार्ट देख करके नहीं आ रहे हो, डायरेक्ट सेकंड पार्ट पे आ रहे हो, तो मैं ये आपको एडवाइस दूंगी, सलाह दूंगी कि आप जा करके पहले पहला वाला पार्ट देख लें, फिर ये दूसरा वाला पार्ट देखें, ताकि आपको चीजें जो हैं बहुत अच्छे से समझ आ सके और आप पिछले वाले पार्ट से इस पार्ट को कनेक्ट कर सको। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम लोग अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम देखेंगे स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, यानी कि न्याय शास्त्र का दायरा। न्याय शास्त्र की क्या प्रकृति है ये हम लोग ने देख लिया था। नेचर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इसको पढ़ना जरूरी है, ये मैंने सब बताया था। तो आज हम देखेंगे कि इसका दायरा कहां तक जाता है। किसी भी, आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुम्हारा दायरा यहां तक है या तुम अपनी हद में रहो, ये बातें तो आपने जरूर सुनी होंगी। तो हर सब्जेक्ट का अपना दायरा होता है, ठीक है। इसी तरह जूरिस्प्रूडेंस यानी विधि शास्त्र का भी अपना एक दायरा है। वो दायरा क्या है हम देखते हैं। देखो, jurisprudence is the field of study that encompasses a wide range of topics and discipline। हिंदी में देखते हैं, न्याय शास्त्र अध्ययन का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कई तरह का विषय और अनुशासन शामिल है। आप देखो, विधि शास्त्र सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब में कैसा एक अनुशासन होता है, क्या क्या डिसिप्लिन्स होते हैं हर एक सब्जेक्ट्स में, ये सबको कनेक्ट करके हमको पढ़ना होता है। और जूरिस्प्रूडेंस हमको यही बताता है, न्याय शास्त्र का अध्ययन हमको यही बताता है कि कोई भी जो विषय है उसका क्या डिसिप्लिन रहने वाला है, उसका क्या एम रहने वाला है, या फिर वो जो चीजें रखी गई हैं इसके पीछे की क्या रीजनिंग रही होगी। ये सारी चीजें आपको जूरिस्प्रूडेंस यानी विधि शास्त्र पढ़ने से पता चल जाएगी कि अच्छा इसका दायरा ये है। ठीक है, अब देखो आगे। इट एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन लॉ, कल्चर एंड सोसाइटी एंड सिक्स टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट दैट अंडरपिन द लीगल सिस्टम। क्या कह रहा है भाई, यह कानून, संस्कृति एंड समाज के बीच संबंधों की खोज करता है। देखो, जूरिस्प्रूडेंस का काम ये है कि ये किसी भी सब्जेक्ट के बीच मतलब क्या संबंध है, जैसे लॉ, कानून, संस्कृति और समाज के बीच में क्या संबंध है, इसकी खोज करता है। जब भी आप कोई लॉ का सब्जेक्ट उठाते हो, ठीक है, चाहे आप आईपीसी उठा लो, बीएनएस जो है अभी आप उठा लो, इसका क्या संबंध रहा है कानून से, क्यों इस कानून को बनाना पड़ा है, और इस कानून को जो बनाया गया है वो किन लोगों के लिए बनाया गया है, या फिर ये जो कानून है ये किस समाज के लिए बनाया गया है, या उस समाज से इस कानून का क्या संबंध है। ये सारी चीजें जो है आपको जूरिस्प्रूडेंस पढ़ने से पता चलती है। अब एक एग्जांपल आप ले लो, मान लो कि कोई एक समाज है, कोई एक कम्युनिटी है जहां पे मारधाड़ या फिर क्रिमिनल एक्टिविटी जो है वो बहुत एकदम तेजी से बढ़ती जा रही है। तो वहां का जो न्याय सिस्टम होगा या वहां के लिए जो कानून बनाया जाएगा पर्टिकुलर गवर्नमेंट के लिए, तो वो कैसा होगा, वो बहुत रिजिड होगा। ठीक है, वहां पे कोई भी चीज अगर आप करोगे तो आपको डेथ पनिशमेंट देने तक की पूरी संभावना होगी। तो ये चीज जो है, ये पनिशमेंट सिस्टम या जो लॉ है उस पर्टिकुलर समाज को देख करके बनाया गया। तो क्या आप कह सकते हो कि बिना समाज को देखे हुए लॉ बन जाता है? अब मान लो कि कोई देश है, अब देश के कॉन्सेप्ट में हम बात करते हैं। मान लो कोई देश है जहां पर बहुत लेस क्रिमिनल एक्टिविटी है, वहां पे बहुत चीजें बहुत स्मूथली चलती है, वहां चोरी नहीं होती है, वहां किसी का मर्डर नहीं होता, या फिर और भी जिस तरह के ऑफेंसेस हैं वो नहीं होते हैं, जो क्राइम है वो नहीं होता है। और वहीं दूसरे तरफ एक ऐसा देश है जहां पे बहुत ज्यादा क्राइम है, वहां पे
तो ये बताओ कि दोनों जगह का अगर लॉ बनाने के लिए बोला जाए तो दोनों जगह के लॉ कैसे होंगे? वहां के लॉ यानी उस देश के लॉ जहां पे क्राइम बहुत ज्यादा है, वहां के लॉ बहुत रिजिड होंगे। क्यों? क्योंकि वहां के लोग वैसे हैं, वहां के समाज जो है, समाज को देखते हुए लॉ का गठन किया जा रहा है। क्योंकि वहां पे जो कानून है अगर टाइट नहीं रहेगा, लॉ नहीं टाइट रहेगा, तो वहां पे और क्रिमिनल एक्टिविटी बढ़ती जाएंगी और कर्व नहीं किया जा सकेगा, कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा वहां के क्राइम को। और वहीं अगर दूसरी कंट्री में देखें जहां पे बहुत क्राइम तो ऑलमोस्ट वहां पे जीरो है, नहीं है, ना के बराबर है, तो वहां के समाज को अगर कंट्रोल करने के लिए लॉ बनाया जाएगा या सुचारू रूप से चलाने के लिए लॉ बनाया जाएगा तो वो कैसा होगा? वो कम रिजिड होगा, मतलब फ्लेक्सिबल होगा, चीजें अच्छी होंगी, वहां पे ज्यादा वहां पे कड़ा नियम नहीं बनाया जाएगा। तो आप यहीं से डिफरेंस देख लीजिए कि जो हमारा लॉ सिस्टम है ये वहां के लोगों की संस्कृति को देखते हुए, वहां के लोगों के समाज का नेचर देखते हुए ही लॉ का या किसी भी कानून का गठन किया जाता है। तो ये सब जो आप रिलेशन है कैसे जानोगे, दायरा जो है किसी चीज का कैसे जानोगे? तो वो ज्यूरिस्प्रूडेंस जब आप विधि शास्त्र पढ़ोगे तो ये सारी चीजें आप कनेक्ट कर पाओगे। अच्छा ये लॉ बना हुआ है तो इस लॉ के पीछे बनने का रीजन क्या है, या फिर इस देश में, अच्छा आप ऐसे भी जब आप विधि शास्त्र पढ़ लोगे या एक कॉमन सेंस भी है, आप किसी भी देश में जहां पे बहुत ज्यादा कड़ी पनिशमेंट है तो वहां के देश को आप देखोगे, या फिर ऐसा बस बोला जाए कि इस देश का पनिशमेंट जो है वो बहुत जो है वो ज्यादा है, बहुत रिजिड है, तो आप क्या सोचोगे कि भैया यहाँ पे बहुत ज्यादा क्राइम होता होगा, इसीलिए तो यहाँ का जो पनिशमेंट है या जो लॉ है वो बहुत ज्यादा हार्ड है। ठीक है। और वहीं पे अगर दूसरे जगह देखें जहाँ का एकदम नॉर्मल सा है, वहां आप कहते होंगे कि देखो यहाँ का जो क्राइम है, क्राइम का रेट यहाँ कम होगा और यहाँ के लोग भी जो हैं वो अच्छे नेचर के होंगे, इसीलिए यहाँ का लॉ जो है वो कम रिजिड है। इस तरह से आप समझ सकते हो कि अच्छा ये जो देश है यहाँ के कानून ऐसे हैं तो ये देश ऐसा हो सकता है या यहाँ के लोग ऐसे हो सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज आपको तब समझ में आएगी जब आप ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ोगे। तो ये जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है या न्याय शास्त्र है, इसमें कानून, संस्कृति और समाज यानी कि लॉ, कल्चर और सोसाइटी के बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, ये जो है किसके दायरे में आता है, ये ज्यूरिस्प्रूडेंस का दायरा है। ये आपको समझाता है कि इसका रिलेशन जो है लॉ का, संस्कृति का और समाज का कैसे बिठाते हैं हम लोग, ये सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलेंगी जब ये आप सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लेंगे तो। और यह उन मौलिक सिद्धांतों और अवधारणाओं को समझने का प्रयास करता है जो कानूनी प्रणाली को आधार प्रदान करते हैं। इंग्लिश में देखते हैं भाई, वन ऑफ द की एक्सपेक्ट, नहीं यहीं पे है, एंड इट seeks to understand the fundamental principle and concept that underpin the legal system। और जब आप ये समझ जाओगे कि ये जो है रिलेशन कल्चर का, लॉ का और सोसाइटी का बताया गया है, तो इसके पीछे के क्या फंडामेंटल जो है वो रीजन रहे होंगे, इस लीगल सिस्टम बनाने के क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल रहे होंगे या सिद्धांत रहे होंगे या क्या कॉन्सेप्ट रहा होगा इस लॉ के बनाने का। अगर आप लोग रिलेशन जानेंगे सोसाइटी, कल्चर एज वेल एज लॉ का, तो आप ये भी आसानी समझ जाएंगे कि इसके पीछे का ये बनाने का या फिर ऐसा लॉ बनाने का क्या कारण रहा होगा। चलो अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, की एक्सपेक्ट ऑफ द ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड इट फोकस ऑन लीगल लॉजिक विच इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ लीगल फ्रेमवर्क्स, बॉडीज ऑफ लॉ एंड रीजनिंग बिहाइंड लीगल डिसीजन। अच्छा देखो, ये जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है या विधि शास्त्र है, जो भी लीगल लॉजिक है उसको लगाता है, इल्लीगल लॉजिक ये लगाता ही नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि कोई बात आप इलॉजिकली बोली जा रहे हो तो वो ज्यूरिस्प्रूडेंस का जो है सब्जेक्ट कवर करेगा, ऐसा नहीं है। तो इसका दायरा क्या है, जो भी आप लॉजिकल चीज बोल रहे हो, लॉजिकल लीगल लॉजिक अगर आप लगा रहे हो तो वो ज्यूरिस्प्रूडेंस के दायरे में आता है। और किसी भी डिसीजन के पीछे या किसी भी लॉ बनाने के पीछे क्या उसकी रीजनिंग रही होगी, लीगल डिसीजंस के पीछे क्या रीजनिंग रही होगी, ये भी आपको विधि शास्त्र के अंदर देखने को मिलेगा। विधि शास्त्र का दायरा क्या क्या आपको बताता है कि
कोई भी अगर लॉ बन रहा है तो लॉ का सोसाइटी का और कल्चर का क्या रिलेशन है उसको देखते हुए लॉ को बनाया जाता है। और कोई भी अगर जजमेंट दिया जा रहा है या लॉ बनाया जा रहा है तो उस लॉ बनाने के पीछे की रीजनिंग क्या रही होगी ये देखा जाता है। और इसमें बात की जाती है लीगल लॉजिक के बारे में, मतलब जो भी आप लॉजिक दे रहे हो या ले रहे हो वो कैसा होना चाहिए, लीगल लॉजिक होना चाहिए। तो आप देख रहे हो कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। किसी भी लॉ को आपको समझना है, किसी भी लॉ को आपको समझना है, चाहे वो इंडियन लॉ हो, चाहे वो फॉरेन लॉ हो, चाहे वो देश दुनिया के कहीं भी लॉ हो, अगर जूरिस्प्रूडेंस आप पढ़ लोगे तो उस लॉ के पीछे की रीजनिंग आपको समझ में आएगी, कनेक्टिविटी समझ में आएगी वहां के कल्चर की, वहां के सोसाइटी की, वहां के लॉ की। तो ये सब्जेक्ट इसीलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि हाउ एवर द स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस गोज बियॉन्ड जस्ट द स्टडी ऑफ लीगल लॉजिक। हालांकि लीगल लॉजिक के आगे भी जूरिस्प्रूडेंस की स्टडी जो है या दायरा जो है वो जाता है, सिर्फ लीगल लॉजिक तक ही इसका दायरा फिक्स नहीं है, इसके आगे भी विधि शास्त्र का जो है वो दायरा जाता है। इट ऑल्सो एनकम्पासेस अदर फील्ड में जाता है सच एज साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का भी दायरा में जाता है जूरिस्प्रूडेंस का जो स्टडी है वो, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी एंड इथिक्स। आप जानते हो कि हर एक सब्जेक्ट, चाहे वो लॉ हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो सोशियोलॉजी हो, ये सारी चीजें क्या हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब आप कहोगे मैम कैसे जुड़े हुए हो। मान लो अगर हम इकोनॉमिक्स का जो है वो एग्जाम्पल ले, इकोनॉमिक्स आपके बीए एलएलबी में होता है या फिर आप बीए के सब्जेक्ट में पढ़े होंगे। अब उस सब्जेक्ट की कनेक्टिविटी सबसे है, हर एक सब्जेक्ट को। अच्छा ये बताओ कि कहाँ की इकोनॉमी जो है वो अच्छी होती है, तो ज्योग्राफी से भी रिलेटेड है इकोनॉमी। ठीक है, अब मान लो कि जिस भी कंट्री में बहुत अच्छी पैदावार होती होगी, वहां बहुत अच्छे माइंस वगैरह, मतलब बहुत अच्छे मिनरल्स मिलते होंगे, बहुत अच्छा वहां का एटमॉस्फेयर होगा, बहुत वहां का नेचर रिच होगा, कल्चर रिच होगा, तो वो चीजें क्या है आगे बढ़ेंगी। आगे बढ़ेंगी मतलब कि वहां पे लोग पैसे ज्यादा रखेंगे, और जब इकोनॉमी वहां की अच्छी होगी तो उसको चलाने के लिए, उसको अच्छे से प्रॉपर ढंग से आगे बढ़ाने के लिए कोई लॉ बनाना होगा, तो लॉ का उसका मतलब ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स का ज्योग्राफी से भी रिलेशन है, एज वेल एज किससे, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ का भी रिलेशन हमको दिखता है। तीन तो यहाँ दिख गए आपको। जब आप एक एक सब्जेक्ट को उठा करके और सारे सब्जेक्ट से कनेक्टिविटी जो है वो लगाओगे तो आपको लगेगा कि अरे भाई ये तो जितना भी सब्जेक्ट है वो सब सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो इसी तरह हमारा जूरिस्प्रूडेंस जो विधि शास्त्र है वो ये कहता है कि ठीक है, लीगल लॉजिक का तो दायरा है ही, हम लीगल लॉजिक के दायरे में रख के सोचेंगे खुद को या चीजों को, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम और चीजों को कंसीडर नहीं करेंगे। ये साइकोलॉजी क्या है उस चीजों को बनाने की, उस लॉ के बनाने की, पॉलिटिक्स क्या रही होगी इस चीजों को बनाने की, या इकोनॉमिक, सोशियोलॉजी और इथिक्स, मोरालिटी क्या रही होगी उस लॉ के बनाने की, ये सारी चीजें भी कंसीडर करी जाती हैं जब किसी लॉ को पढ़ा जाता है और समझा जाता है उसके दायरे को। तो ठीक है, अब चलो, दिस इज बिकॉज द लॉ इज नॉट क्रिएटेड इन अ वैक्यूम बट रेदर इज शेप्ड बाय द सोशल, कल्चर एंड पॉलिटिकल कंटेक्स्ट इन विच इट ऑपरेट्स। आप जानते हो कि लॉ हवा में नहीं बना दिया जाता है। ठीक है, अब कोई ये बताओ कि कोई ऐसा देश है जहां पे बहुत कम ही लोग हैं या ना के बराबर लोग हैं, तो हवा में तो लॉ बनेगा नहीं। लॉ किसके लिए बनता है, लोगों के लिए बनता है, और जब लोगों के लिए लॉ बन रहा है तो वहां के लोगों को देखते हुए ना लॉ बनेगा, हवा में तो बनेगा नहीं। वहां के लोग कैसे हैं, वहां की पॉलिटिक्स कैसी है, वहां इकोनॉमिक्स कैसी है, वहां की साइकोलॉजी कैसी है लोगों की, ये सारी चीजों को देखते हुए ही लॉ को क्रिएट किया जाता है। इसीलिए ये सारी कनेक्टिविटी देखना हमको बहुत जरूरी है। Therefore, jurisprudence seeks to understand how the various fields intersect which law and how they influence the development and application of legal principle। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो फील्ड हैं, सारे फील्ड चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के फील्ड रहे, वो सब एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटते हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, और ये हमको हेल्प करता है कैसे कोई लीगल जो है, लीगल प्रिंसिपल का एप्लीकेशन कैसे डेवलप होगा। इसीलिए इस सारी चीजों का हमको इंटरसेक्शन या मीटिंग पॉइंट देखना बहुत जरूरी है कि कहाँ कहाँ पे कौन सी चीजें
कनेक्ट हो रही हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट कनेक्ट हो रहे हैं। अगर ऐसे करके हम पढ़ाई करेंगे तो हमारे जो पढ़ने का लेवल है वो अलग ही हो जाएगा। इसीलिए आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। द स्टडी ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉ इटसेल्फ। लॉ कैसा है ये समझने के लिए आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ना बहुत जरूरी है। बिना ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़े अगर आप लॉ पढ़ रहे हो ना तो समझ लो आप रीडिंग कर रहे हो, रट्टिफिकेशन मांग रहे हो। अगर आत्मा, लॉ की आत्मा को समझना है तो आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ना ही पढ़ना है। इट एक्सप्लोर्स क्वेश्चन सच एज ओरिजिन ऑफ लॉ। ये क्या क्या बताता है? अगर आप ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ करके किसी सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो ओरिजिन ऑफ लॉ आपको समझ में आएगी, उस लॉ को बनाने की क्या जरूरत थी वो समझ में आएगा, उस लॉ को कैसे यूज किया जाए ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, और साथ ही ये डेवलप करेगा डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ और कैसे ये प्रैक्टिस में रहता है। और आप जानते हो कि जो सोसाइटी है वो धीरे धीरे इवॉल्व हो रही है, स्टैटिक नहीं है। तो ये लॉ भी जो है स्टैटिक नहीं रहेगा, सोसाइटी के अनुसार, सोसाइटी के नीड्स के अनुसार ये चेंज होते रहेगा। तो ये भी आप देखेंगे कि इवॉल्व होता रहेगा कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी लॉ, किसके अनुसार? तो सोसाइटी के अनुसार। ठीक है ना? आई होप ये जो स्कोप है आपका समझ में आया होगा। ठीक है, ज्यूरिस्प्रूडेंस का क्या स्कोप है आपको समझ में आया होगा। एक मिनट, हाँ ठीक है, चलिए स्कोप तो हमने समझ लिया। अब डिफरेंस बिटवीन, जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड लीगल थियरी, ये पढ़ने की हमारी बारी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारी क्लासेस हैं ये सारथी बैच जो हमारे टारगेट गुरुकुल द्वारा चलाया जाता है, जिसमें सेमेस्टर की सारी चीजें कवर की जाती हैं, ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल यूनिट्स, उसी का ये भाग है। अगर आप ऐसे ही लेक्चर्स देखना चाहते हो तो हमारा कोर्स जो सारथी बैच है, जो BA LLB LLB और भी वेरियस सब्जेक्ट के लिए चलाया जाता है, आप इसमें इनरोल कर सकते हो। हमारे टारगेट गुरुकुल ऐप को आप डाउनलोड कीजिए, वहां पे जा करके आप वेरियस कोर्सेज को देख सकते हैं, उसकी प्राइस को देख सकते हैं। उसमें लेक्चर्स पढ़े हैं कुछ डेमो के, और ये भी लेक्चर सारथी बैच का ही है, तो आप हमें समझ सकते हैं कि कैसा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग डिफरेंस बिटवीन ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड लीगल थियरी देखते हैं। देखो भाई, जो ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड लीगल थियरी है ना, ये दो रिलेटेड हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं, लेकिन आप कह सकते हो कि ये जो है ये पिता है और ये इसका बेटा है, ऐसे समझ लेना। ठीक है, ये फील्ड ऑफ स्टडी के दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड लीगल थ्योरी, लेकिन ये पिता है और ये इसका बेटा है। कैसे? ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द ब्रॉडर फील्ड, ज्यूरिस्प्रूडेंस बहुत बड़ा है और ये द इनकम्पासेस ऑफ द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ लॉ एंड प्रिंसिपल। लॉ कैसा होगा, लॉ का नेचर क्या होगा, लॉ के क्या क्या सिद्धांत होंगे, ये कौन बताता है? ज्यूरिस्प्रूडेंस या विधि शास्त्र बताता है। और वहीं अगर लीगल थियरी की बात करें तो ये इसके अंदर आता है ज्यूरिस्प्रूडेंस के, और ये स्पेसिफिकली वो सब्जेक्ट की क्या फिलॉसफी बोलती है, क्या वो सब्जेक्ट कहना चाहता है, ये बात बताता है लीगल थियरी। अब आप ऐसे समझो, ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो क्या करता है, वो एक पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा देता है कि इस लॉ बनाने के पीछे क्या रीजन रहा होगा, क्या सोसाइटी से इसका रिलेशन है, क्या उसका कल्चर से रिलेशन है, ये सब बात आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस बता देगा, हर एक चीज से कनेक्टिविटी बता देगा। लेकिन अगर सिर्फ बात करें हम लीगल थियरी की, तो ये आपको बताता है उस सब्जेक्ट की फिलॉसफी के बारे में, कि वो सब्जेक्ट जो है उसका दार्शनिक सामग्री क्या है, ये आपको बात बताता है कौन? ज्यूरिस्प्रूडेंस, सॉरी लीगल थियरी। अब यहाँ पे देखो समरी दिया है, कंक्लूजन यहाँ पे दे दिया है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो बहुत की रोल जो है वो अदा करता है किसी भी समाज के कानून को या लीगल सिस्टम को डेवलप करने के लिए। अब यहाँ पे द ज्यूरिस्प्रूडेंस वी गेन नॉलेज अबाउट द बेसिक प्रिंसिपल। लॉ कैसा है, लॉ का नेचर कैसा, सब मैंने बता दिया है आपको। यही कंक्लूजन में कंक्लूड किया गया है कि लॉ का नेचर कैसा है, लॉ के बनाने की पीछे की रीजनिंग क्या रही होगी, लॉ की या किसी सब्जेक्ट की कनेक्टिविटी किन किन चीजों से है, कहाँ कहाँ पे एक दूसरे पॉइंट से या बिंदु से वो मिलते हैं,
और क्या इंपॉर्टेंस है जूरिस्प्रूडेंस का, ये सारी बातें मैंने आपको बताया है। और ये जूरिस्प्रूडेंस पढ़ने से आप एनालिटिकल स्किल्स अपने अंदर, जो विश्लेषणात्मक आपका स्किल है जूरिस्प्रूडेंस एज वेल एज एनालिटिकल एज वेल एज क्रिटिकल जो थिंकिंग है वो आपकी इवॉल्व होती है। तो इसीलिए जूरिस्प्रूडेंस का बहुत इंपॉर्टेंस है। आप जब पहले कोई सब्जेक्ट पढ़ते होंगे तो आप एक बार कंपेयर कीजिएगा, जो आप पहले सब्जेक्ट पढ़े होंगे उसी सब्जेक्ट को फिर से आज आप उठाइएगा इस वीडियो को देखने के बाद, और फिर आपको अंतर समझ में आएगा कि जो सब्जेक्ट आप पहले ऐसे ही रीडिंग या रटिफिकेशन करके पढ़ते थे, इसको पढ़ने के बाद आप कनेक्टिविटी ढूंढने लगेंगे और कहीं ना कहीं एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट को कनेक्ट कर पाएंगे, उसके इंपॉर्टेंस को, उसके दायरे को समझ पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा टफ है, लेकिन आप अगर चाहें तो इसको रिपीट मोड में दोबारा से देख सकते हैं, क्योंकि आपके पास ये तो है ऑफलाइन, जो ऑनलाइन क्लासेस होते हैं या लेक्चर्स होते हैं, इनका यही फायदा है कि आप बार बार उसको रिपीट करके देख सकते हैं। तो इसी के साथ आज का लेक्चर मैं यही कंप्लीट करूंगी, फिनिश करूंगी, और फिर आपसे मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग नए टॉपिक्स जो हैं अलग वेरियस सब्जेक्ट्स के वो आपके सामने लाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।